नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो जैसे मैंने वादा किया था आपसे भाई कि मैं आपको 10 के 10 यूनिट करवाऊंगी, बोर्ड पर भी करवाऊंगी और यहाँ नोट्स के माध्यम से ये इस प्रकार से जो लंबी लंबी वीडियो के माध्यम से पूरी पूरी यूनिट भी करवाऊंगी। तो यहाँ मैं एक यूनिट एक बार में ही करवा देती हूँ और बोर्ड पर एक बार में करवा देती हूँ, बाकी तो परंतु जो पहली शिक्षण अभिक्षमता वाली थी उसकी मैंने 3 वीडियो डाल ली थी। तो मैंने वादा किया था भैया आपसे कि मैं आपको 10 की 10 यूनिट करवाऊंगी। तो मैंने 4 यूनिट तक करवा दिया है, बच गई है आपकी पांचवी छठी और सातवीं, वो मैं बोर्ड पे करवा दूंगी। आज ये मैं आठवीं करवा रही हूँ, वो वैसे भी करवाऊंगी लेकिन पहले ये जो इम्पोर्टेंट है वो कर लेते हैं। वो तो 1 या 2 दिन में ही हो जाएंगे। देखते हैं परिचय। जो 8वीं यूनिट का नाम है भाई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी, जिसका आप शॉर्ट नेम पढ़ते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन से आप समझ गए, सूचना का खेल है इसमें। सूचना को इंग्लिश में आप इंफॉर्मेशन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है जानकारी। लैटिन भाषा के ये फॉर्मेशन या फॉर्मा से बना है। इनफॉर्म जो शब्द है लैटिन भाषा के फॉर्मेशन या फॉर्मा से निकला है, जिसका अर्थ होता है किसी भी चीज को उसके वास्तविक रूप में जानना। किसी भी चीज को उसके वास्तविक रूप में जानना, कि भाई जैसा सेंडर अर्थ भेजना चाह रहा है रिसीवर के पास वैसा ही अर्थ जाए, उसी रूप में जाए। वास्तविक मतलब असली, बिल्कुल जो सच है वही चीज जाए। सूचना को आधुनिक तकनीक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। अब आईसीटी का क्या काम है, देखो इससे संबंधित बातें आप चौथी क्लास में पढ़ चुके हैं। जो चौथी यूनिट है आपकी, उसके अंतर्गत हमने संचार पढ़ा था। ठीक है। यहाँ क्या है, सूचना है। दोनों एक ही बात है, संचार सूचना एक ही बात है, परंतु यहाँ हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। जैसे पहले के जमाने में भी डाक के द्वारा चिट्ठी भेजी जाती थी, या लोग स्वयं जा करके वहां और फिर सूचना देते थे। परंतु अब हम क्या करते हैं, फोन का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का, टेलीविजन का, और ईमेल वगैरह हो गई हमारी, इंटरनेट का। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी। इनके माध्यम से जो सूचना विकसित हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे। आईसीटी ने पूरे विश्व को ग्लोबल विलेज बना दिया है, अर्थात पूरे विश्व को एक गांव बना दिया है आईसीटी ने। आईसीटी का फुल फॉर्म आपको पहले भी बता दिया था, दोबारा बता देती हूँ। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कई बार पूछ लिया जाता है, याद कर लेना। और इससे कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। कृषि हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, प्रशासन हो, सूचना, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वो इससे अछूता नहीं है। सब में आईसीटी अपना काम करती है। और जब ये शुरुआत में आईसीटी आई थी तो इसका उद्देश्य था 2016 जुलाई तक भारत का एक इंजन के रूप में ई विकास करना था। ठीक है। ई विकास, इलेक्ट्रॉनिक विकास, कि भारत के जितने भी गांव हैं उन सब में इलेक्ट्रॉनिक विकास हो जाए, ये लक्ष्य था, परंतु ऐसा नहीं हो पाया था। अब है इसका महत्व। आईसीटी का क्या महत्व है, तो ज्ञान में निरंतर विस्तार, भी ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। आप घर बैठे जो अन्य देश हैं उनकी संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। शिक्षार्थियों के 4 संभावित स्तर होते हैं। अब हमें तो शिक्षण से संबंधित सीखना है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये किस प्रकार से काम करता है, तो देख लेते हैं। प्रथम स्तर। प्रथम स्तर में वे बच्चे आते हैं, वे शिक्षार्थी आते हैं, स्टूडेंट आते हैं जो उच्च गुणवत्ता शिक्षा का खर्च वहन कर सकते हैं, अर्थात वो अच्छा लैपटॉप, महंगा फोन, ये सब चीजें वो खरीद सकते हैं। तो उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा वो प्राप्त कर सकते हैं प्रथम स्तर के, वो इतने सक्षम है। द्वितीय स्तर में ऐसे विद्यार्थी आते हैं जो मेधावी हैं, प्रतिभाशाली हैं, परंतु जो ये टेक्नोलॉजी वाली जो सिस्टम है इनको खरीदने में वो समर्थ नहीं है, सक्षम खर्च नहीं उठा सकते। अर्थात पढ़ने में वो, उनका जो दिमाग अच्छा चलता है, सक्षम है, परंतु वो खर्च नहीं उठा सकते। तृतीय स्तर में आते हैं आर्थिक और अकादमिक दोनों स्तर पर पिछड़े। आर्थिक जो गरीब हैं भाई, जिनके पास पैसे नहीं हैं, और अकादमिक, मान लीजिए कोई गांव है उसमें कोई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, तो वहां के जो बच्चे हैं वो भी पिछड़ जाएंगे। तो तृतीय स्तर के ये आते हैं। अगर इनको अच्छा स्कूल दिया जाए, इनकी जो फीस है वो सरकार वहन करे, तो ये भी आगे निकल सकते हैं। ये भी इनसे आगे निकल सकते हैं। प्रथम स्तर वालों से द्वितीय और तृतीय स्तर वाले आगे निकल सकते हैं।
अगला है चतुर्थ स्तर के, जो अनपढ़ और दरिद्र लोग होते हैं, दरिद्र मतलब बहुत ही गरीब होते हैं, जो शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते, तो वो आईसीटी से तो दूर ही रहेंगे। क्रोस और एडम के अनुसार आईसीटी के 4 औचित्य हैं। कौन-कौन से हैं? सामाजिक, व्यावसायिक या वृत्तिक, उत्प्रेरक और चौथा है शिक्षा विज्ञान संबंधी। तो सामाजिक में तो सोशल मीडिया आती है आपकी, जैसे ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया और ये व्हाट्सएप वगैरह हो गए, यूट्यूब हो गया, तो ये सोशल मीडिया में आते हैं। व्यावसायिक या वृत्तिक शिक्षा के क्षेत्र में अधिक कारगर सिद्ध होता है। उत्प्रेरक ज्यादा प्रभावशाली तरीके से शिक्षण में मदद करता है। अब आप बच्चे को इंटरनेट पर दिखा दे, कोई चीज स्क्रीन पर चला दे और फिर उसके बारे में बताएं कि इस प्रकार से ये है, तो सारी चीजें बच्चा अच्छे से समझता है स्क्रीन पर देख करके। कार्टून्स के माध्यम से हम उसको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। बच्चों को जब राइम्स सिखानी होती हैं तो उनको वीडियो दिखाए जाते हैं, तो बड़ा ही ये उत्प्रेरक का काम करता है। शिक्षा विज्ञान संबंधी अधिगम को लचीला व कुशल बनाता है। ठीक है, जब बच्चों को अधिगम करवाते हैं हम, तो वो और अधिक जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। जितना उनका ज्ञान है उससे भी कहीं ज्यादा, जितनी उसमें सीखने की क्षमता है, योग्यता है, उससे भी कहीं ज्यादा वो सीख जाते हैं और जो अपना व्यक्तित्व है वो कुशल बना लेते हैं, दक्ष हो जाते हैं। अब आईसीटी के लाभ इतने हैं कि गिनवा नहीं सकते, लेकिन परंतु फिर भी मुख्य मुख्य लिखे हैं आपको समझाने के लिए, ताकि एग्जाम में जब इनसे संबंधित प्रश्न आए आप ठीक कर पाए। अधिगम का वैयक्तिकरण, देखो वैयक्तिकरण में एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति है जो धीमी गति से सीखता है, उसको चीज बार बार बतानी पड़ती है, परंतु एक व्यक्ति या एक बच्चा ऐसा है जो जल्दी सीख जाता है, एक बार बताने ही से ही वो उसके समझ में आ जाता है। तो इसी प्रकार से क्या करेगा, जो धीमी गति वाला है वो दोबारा उस चीज को देख सकता है। मान लीजिए ऑनलाइन कोचिंग दे रहा है कोई टीचर, तो वो दोबारा उसकी वीडियो को देख सकता है, तो अपने अनुसार वो निर्धारण कर सकता है गति का, जो उसकी अधिगम की गति है अपने अनुसार वो निर्धारित कर सकता है, उसको वहां पोज कर सकता है, उसको आगे पीछे कर सकता है, उसको बार बार देख सकता है। जरूरी नहीं है कि जैसे हम एक क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो सभी बच्चों को साथ लेकर चलना पड़ता है, ऐसा नहीं है इसमें। तो एक तो इसका ये लाभ हो गया। दूसरा, अंतर क्रियाशीलता, हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, कि समझ में नहीं आया दोबारा पीछे जाओ। दूरी और जलवायु से तटस्थता, कि देखो पहले जब आईसीटी नहीं था तो बच्चे स्कूल में जाते थे, काफी दूर पड़ता था, बड़ी मुश्किलों से पहाड़ों पे चढ़ के इतनी दूर दूर पैदल चल के बारिश में जाते थे। परंतु यदि आज के जमाने में बारिश आ रही है या आप दूर बैठे हैं तो भी आप अधिगम कर सकते हैं। तो मौसम व दूरी से तो हम परे ही हो गए हैं, इनका अधिगम पर अब प्रभाव नहीं पड़ता। अधिक किफायती व व्यापक पहुंच, किफायती मतलब ज्यादा महंगा नहीं है, और इसकी जो पहुंच है वो हर क्षेत्र में है, देश के हर भाग में। एकाधिक शिक्षण और विविध शिक्षार्थी अनेक उपलब्धि प्राप्त करते हैं इसके द्वारा, जो विद्यार्थी हैं एक बार में अनेक चीजें सिखाई जा सकती, एक समान गुणवत्ता, और एक टीचर एक साथ हजारों बच्चों को अपना जो ज्ञान है वो बांट सकता है और बच्चे उससे लाभान्वित होते हैं। आईसीटी के प्रकार समय के आधार पर नया में आ जाएगा भाई कंप्यूटर, इंटरनेट, उपग्रह, और पुराना में आ जाएगा रेडियो, टीवी, टेलीफोन। ठीक है, तो ये क्रॉस कर रखा है मैंने, गलत लिख दिया था, उसके बाद आप सही कर लेना जब नोट्स बनाएं। अब आता है मीडिया के आधार पर। पहला है संकेतों के आधार पर, जिसको आप एनालॉग और डिजिटल समझते हैं। एनालॉग में सिग्नल के माध्यम से, और डिजिटल में 0 और 1 मार्क्स जो कोड होते हैं उनके द्वारा समझा जाता है। प्रसारण काल के आधार पर तुल्यकालिक जो लाइव होता है आपका, जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा है उसको आप लाइव देख रहे हैं। अतुल्यकालिक जो रिकॉर्डेड होते हैं, जैसे धारावाहिक वगैरह होते हैं, पहले रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं बाद में आपको दिखाए जाते हैं। उपयोग के आधार पर आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, तो पहले आईसीटी शिक्षा, शिक्षा की प्रौद्योगिकी। दूसरा, आईसीटी समर्पित शिक्षा, जो दूरस्थ विद्यालय हैं, ठीक है, जो डिस्टेंस वगैरह से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। और आईसीटी सक्षम शिक्षा में ई लर्निंग है, ब्लेंडेड लर्निंग है, ब्लेंडेड मतलब जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनके लिए। सूचना प्रौद्योगिकी के घटक हैं कंप्यूटर, हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जिनको हम हाथ से छू सकते हैं वो चीजें, और सॉफ्टवेयर जैसे जो दिमाग होता है उस तरीके से। हार्डवेयर तो जैसे शरीर हो गया, सॉफ्टवेयर दिमाग हो गया। दूर संचार व नेटवर्क,
मानव संसाधन ये इसके घटक है। भाई एक मानव ही तो इसका प्रयोग करेगा, तभी तो ये अपना खेल दिखाएगा, अन्यथा नहीं दिखा पाएगा। और नेटवर्क नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। अब है इसकी सीमाएं अर्थात कमियां। उच्च लागत, ठीक है, उच्च लागत, पैसे ज्यादा लगते हैं इस पर। व्यक्तिगत मतभेदों की ओर कम ध्यान, अधिगम समस्या, प्रदर्शन मूल्यांकन में कठिनाई, सतत प्रशिक्षण की आवश्यकता, मनोदृष्टि में परिवर्तन की आवश्यकता। तो ये जो 5-6 चीजें हैं। अब सॉरी, अब आता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप इसरो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, हिंदी में, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बता दिया है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसका गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था, और भारतीय अनुसंधान समिति के पुनर्गठन के दौरान। इसमें दो प्रणाली काम करती हैं। एक है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जिसको इनसैट पढ़ते हैं, जिसका काम है घरेलू मौसम विभाग से संबंधित आदि जानकारी प्राप्त करवाना। और इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों की श्रृंखला, जिसका काम है संसाधनों की निगरानी करना। अब आता है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बता देती हूँ कि जो सूर्य की कक्षा में यान भेजे जाते हैं वहां पता लगाने के लिए, तो वो जो होते हैं उनमें 4 चरण होते हैं। पहला और तीसरा ठोस का बना होता है, दूसरा व चौथा द्रव का बना होता है। 44 मीटर ऊंचा, 283 टन वजन। और IRS श्रृंखला के 1200 केजी तक 900 किलोमीटर की ध्रुवीय सूर्य कक्षा में स्थापित किया जाता है। तो ये हो गया हमारा उपग्रह। अब है प्रसार भारती। इसका गठन 23 नवंबर 1997 को हुआ था। इसमें दूरदर्शन व आकाशवाणी, आकाशवाणी अर्थात रेडियो आता है। इसका दूसरा नाम ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको सारी चीजें समझा दी हैं। और जो दूरदर्शन अर्थात टेलीविजन का जो आविष्कार सितंबर 1959 में हुआ। एफएम का 1993 में हुआ। एफएम जो इसकी अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, 12th वाले जो बच्चे हैं उनके भी है ये वाली चीज। तो 2001 में पहला निजी चैनल खोला गया था, जैसे रेडियो सिटी हो गया, रेडियो मिर्ची हो गया। यूएनआई, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, 1959 में स्थापित। और कामकाज, इसकी जो सेवा इसने प्रारंभ की देनी, वो 1965 में। पीसीआई, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, और प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। जैसे मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है ना, जैसे न्यायपालिका, विधान पालिका है, हमारी कार्यपालिका है, वैसे ही 3 स्तंभों के अलावा हमारा चौथा स्तंभ प्रेस है, जो स्वतंत्र है। कंप्यूटर, कंप्यूटर देखो COMPUTER, इसकी जो परिभाषा है यहाँ समझ लेते हैं। C से कम्यून, O से ऑपरेटिंग, M से मशीन, P से पर्पजली, और U से यूज्ड, 4T से टेक्नोलॉजी, एंड E से कम एजुकेशन, और R से रिसर्च। ये स्क्रीनशॉट लेके आप ढंग से पढ़ लेना, इसके नोट्स बना लेना। विद्युत चालित यंत्र जो डेटा का प्रसंस्करण करता है, देखो बिजली के बिना ये नहीं चल सकता है। अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है। पहले जो कंप्यूटर का आविष्कार किया था वो गणना के लिए किया गया था, कि भाई बहुत ज्यादा लंबी गणना चंद सेकंड में हो जाए, तो इसको शुरू में कंप्यूट से बना था ये, और गणक यंत्र भी कहते थे। इसके अंतर्गत जो हार्डवेयर है वो इसकी शरीर है, काया है। सॉफ्टवेयर इसका मस्तिष्क है, दिमाग है। विद्युत आत्मा है इसकी, जैसे हमारे अंदर यदि आत्मा ना हो तो हम मृत रहेंगे। तो जो विद्युत अर्थात बिजली है वो इसमें आत्मा का काम करती है। और उपयोगकर्ता इसका एक अभिन्न अंग है। यदि उपयोगकर्ता ना रहेगा तो ये सारी चीजें बेकार हैं। जनक चार्ल्स बेबेज 1833 में, और 77 में इसमें थोड़ा मॉडिफाई किया गया। अब आती हैं इसकी विशेषताएं। तो सबसे पहली बात तो ये बाइनरी सिस्टम पर आधारित है। बाइनरी अर्थात 0 और 1 की भाषा ही समझता है ये। वर्ड लेंथ के साथ, तीव्रता, भाई मिलियन गणना सेकंड में कर सकता है। संग्रहित स्मृति, आपको पता है फोन आप यूज करते हैं, कंप्यूटर भी आप यूज करते हैं, लैपटॉप देखते हैं, तो आपको पता है ये स्मृति को संभाल कर रखता है। शुद्धता, बिना त्रुटि के ये हमें सारे सॉल्यूशन बता देता है। वैविध्यपूर्ण, सभी क्षेत्रों में इसने क्रांति ला दी है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का, शिक्षा का, व्यापारिक, कोई भी क्षेत्र हो। बहुप्रक्रम, एक समय में अधिक कार्य एक साथ किए जा सकते हैं। इस पर आप व्हाट्सएप पर चैट भी कर रहे होते हैं और आप फोन पे बात भी कर रहे होते हैं, मतलब कई चीजें एक साथ। परिश्रमशीलता, बिना रुके
जो मशीन है बिना रुके काम करती रहती है, इसी प्रकार से ये भी बिना रुके काम करता रहता है कंप्यूटर। अब पीसी, जिसको आप पीसी बोलते हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर, के पिता हेनरी एडवर्ड हैं और उन्होंने इसको 1975 में बनाया था, 1975 में। अब है कंप्यूटर की पीढ़ियां। प्रथम पीढ़ी 45 से 56, द्वितीय 1956 से 63, तृतीय पीढ़ी 64 से 71, चतुर्थ पीढ़ी 71 से वर्तमान, और वर्तमान के बाद में चल जाएगी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप बोलेंगे एआई। वर्ष 1981 में आईबीएम ने पर्सनल कंप्यूटर घर के लिए, कार्यालय के लिए मतलब सुझाव दे दिया था, और वर्तमान के उपरांत पंचम पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त, ये मैंने आपको पहले बता दिया, एआई, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब है कंप्यूटर की प्रणाली। इनपुट डिवाइस होते हैं, इनपुट जो इसके अंदर सूचनाएं डालने का काम करते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, और आउटपुट जैसे प्रिंटर हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, मदरबोर्ड, बस और आउटपुट। ठीक है। अब है इसकी स्मृति। प्राइमरी मेमोरी तो सीधी पहुंच, यादृच्छिक मतलब अपने आप, यादृच्छिक अपनी इच्छा के अनुसार। सेकेंडरी मेमोरी स्थायी होती है और ये बंद हो तब भी काम करती रहती है, अपना इसके अंदर स्थित रहती है। अब देख लेते हैं रोम और रैम। आप जब कोई फोन खरीदते हैं तो पहले ही देखते हैं कि इसमें कितना रोम है, कितनी रैम है ना। तो वही चीज है ये। रोम की फुल फॉर्म हो जाएगी भाई रीड ओनली मेमोरी। यहाँ से भी प्रश्न बनता है आपका, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। स्थायी स्मृति होती है, सूचना स्वयं नष्ट नहीं होती है। हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सीडी, डीवीडी इत्यादि इसके उदाहरण हैं। अब है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें यह मुख्य होती है और अस्थायी स्मृति होती है। ठीक है, अस्थायी मतलब कुछ समय के बाद अपने आप ये डिलीट हो जाती है। कंप्यूटर लैंग्वेज, अब देखो कंप्यूटर की एक भाषा होती है, आस्की से हम समझते हैं, ये अमेरिका के द्वारा सुझाई गई एक भाषा है आस्की। इसमें 256 कोड होते हैं। कोड मतलब संकेत। आस्की को समझ लेते हैं, आस्की इश्क वाली आस्की नहीं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर एक्सचेंज। इसमें प्रत्येक अंक अक्षरों व संकेतों को 8 बिट से दर्शाया जाता है। इन 8 स्थानों पर केवल 0 और 1 लिखा जाएगा। जो बाइनरी सिस्टम है वो यही है। यदि हम 103 लिखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 100 और 3, तब हमारा जो समझेगा कंप्यूटर की हमें 103 लिखना है। अब यहाँ से प्रश्न आपका हर बार पूछा जाता है, इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई जो 8 बिट है उनसे 1 बाइट बनता है। ठीक है, और 4 बिट से एक निबल बनता है। 1024 बाइट से 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट, 1024 से मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट से 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट से 1 पेटाबाइट। ठीक है, आस्की में 256 कोड है, ये पहले भी बता चुकी मैं। तो यहाँ इनका आप स्क्रीनशॉट ले ले और फिर ध्यान से अपना जो वो नोट्स है वो बना ले। अब इसकी भाषा आते हैं, निम्न स्तरीय भाषा, लो लेवल ऑफ लैंग्वेज, मशीनी भाषा, बाइनरी कोड के माध्यम से पहले पढ़ चुके हैं। असेंबली भाषा, अनुवाद करके, ठीक है, ये अनुवाद करके चीजों को समझता है। उच्च स्तरीय भाषा, तृतीय पीढ़ी भाषा, पास्कल, सी, सी प्लस 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 अर्थात जो कार्बन कॉपी है। चतुर्थ पीढ़ी भाषा, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एंड जावा स्टूडियो, ये इसके अंतर्गत काम करते हैं, चतुर्थ पीढ़ी भाषा के अंतर्गत। कंप्यूटर के प्रकार, अनुरूप कंप्यूटर, अंकीय संकर कार्य प्रणाली के आधार पर, सामान्य व विशेष उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम, सुपर या महासंगणक, वर्क स्टेशन आकार के आधार पर। ठीक है, तो ये हो गए। अब ये है आपका इंपॉर्टेंट, जहां इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ आपको। पढ़ना सारा है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ आपको इसमें करवा दिया है। लोकल एरिया नेटवर्क, LAN, MAN की फुल फॉर्म मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, वैन की वाइड एरिया नेटवर्क, पैन की पर्सनल एरिया नेटवर्क, कैन की कैंपस एरिया नेटवर्क, ये वाईमैक्स वायरलेस टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ है। अब आता है इंटरनेट। इंटरनेट के बिना हमारा जीवन अधूरा है, एक दिन नेट ना चले तो समझ लो जिंदगी ही आलतू झंड हो गई। तो 1969 ईस्वी में अमेरिका में जो एप्रा के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। एप्रा का समझे तो हम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। 1972 में ईमेल की शुरुआत हुई, जो हम ईमेल के माध्यम से अपना जो मैसेज भेजते हैं वो 1972 में इसका आविष्कार, इंपॉर्टेंट है। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल्स हैं भाई, HTTP इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आई
मैप, इंटरनल मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, एसएसएल, सिक्योर सॉकेट्स लेयर, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आईएसपी, इंटेक्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और वर्ल्ड वाइड वेब आपको पता ही है, www, HTML जो इसकी भाषा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वेबसाइट होम पेज, वेब ब्राउजर, टिम बर्लिनी ने पहला ब्राउजर बनाया। और पोर्टल, ईमेल, हैकिंग, सर्च इंजन। हैकिंग को आप समझते हैं, ईमेल को समझते हैं, पोर्टल को समझते हैं, सर्च इंजन को आप समझते हैं। सर्च इंजन जैसे आपको ये वाला दिखता है ना, इस पे जा करके आप क्लिक करके देखते हैं, हैकिंग किसी का जो चैनल है वो हैक कर लिया जाता है। ईमेल भेजते हैं। पोर्टल जब हम कुछ सर्च करते हैं तो वहां पर जो खुलता है, विकिपीडिया आती है। शिक्षण अधिगम की महत्वपूर्ण साइट्स हैं भाई, फेसबुक, ट्विटर, माइक्रो ब्लॉगिंग, ऑरकुट। ऑरकुट ने अपना 2004 से 14 में अच्छा काम किया था। यूट्यूब, पॉडकास्ट, फ्लिकर, विकिपीडिया, ब्लॉग। ठीक है। अब इसकी जो महत्वपूर्ण शब्दावली है, इसमें किन किन चीजों का और प्रयोग किया जाता है वो देख लेते हैं। एड्रेस बुक, एडवेयर, एजेक्स 2.0 एप्लीकेशन भी इसको कहा जाता है। अपेची, बाउंड, गोफर, स्पैम और स्माइलीज। स्माइलीज जैसे कि भैया हम कई बार अपनी बातों को, भावनाओं को शब्दों में ना लिख करके और चित्रों के माध्यम से, ये वाले, तो ये होते हैं हमारे स्माइलीज। तो ये सब हमारे आईसीटी के अंतर्गत आते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। और एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि यदि आपको वीडियो उपयोगी लगती है, अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ तो भैया अब मैं आपको करवा देती हूँ ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट 3 है, कल वाला है ये, ठीक है। उसके आंसर आज मैं कर रही हूँ। मैंने पूछा था आपसे कि जब संचार होता है तो उसमें सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी। देखो बाधा तो सारी है, परंतु सबसे शक्तिशाली क्या आएगा, भ्रमित शिक्षक, बी ऑप्शन। अब है जो ये कैरोनिमिक्स या क्रोनेमिक्स आ जाए, दोनों एक ही बात है। ये किससे संबंधित है, तो ये समय से है। श्रवण क्या है भाई, एक सहज ढंग से घटने वाली शारीरिक प्रक्रिया है, ठीक है। जब हम सुनते हैं किसी को, व्यक्ति अधिकतर चक्षु संपर्क, चक्षु मतलब आंखें, नेत्र संपर्क करते हैं जब वे ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बेरलो के संचार का रैखिक मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़कर जाना आप। SMCR ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर। ठीक है। अब प्रश्न पूछती हूँ आपसे जो मैंने अभी पढ़ाया है उसमें से। सूचना और प्रौद्योगिकी प्रैक्टिस सेट 4 है ये। CBT का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। सेंट्रल बेसिक ट्रेनिंग, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, कंप्यूटर बेसिक टेस्ट, नन ऑफ दी। आगे आता है सूचना जो कि ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का एक संयोजन है, उसको क्या कहा जाता है। मल्टी प्रोग्राम, मल्टी फैसेट, मल्टीमीडिया या मल्टी प्रोसेस। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, ईमेल की शुरुआत कब हुई। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 93, 97, 27, 72। HTTP, ये क्लास डोन डॉट कॉम किसका एक उदाहरण है। URL का है, एक्सेस कोड का है, डायरेक्टरी का है या सर्वर का है। अगला है 1024 बाइट मिलकर क्या बनाते हैं। मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो उत्तर आपको देना है कमेंट में। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।